साल 2005 में 14 फरवरी का दिन था जहां लोग अपना वैलेंटाइन डे मना रहे थे। वहीं पंजाब के एक शहर होशियारपुर के बहुत ही नामी ज्वेलरी का इकलौता बेटा अभी वर्मा उस दिन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। 9th क्लास में पढ़ रहे इस बच्चे को ये पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। अभी वर्मा, जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल की थी, वो घर से तैयार होके अपने स्कूल डीएवी की तरफ के लिए निकल जाता है और उसके स्कूल जाने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही होशियारपुर के एक पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को एक फोन कॉल आती है। ये फोन कॉल किया गया था वहीं के एक लोकल एरिया शिमला पहाड़ी नामक जगह के एक दुकानदार ने। उस दुकानदार ने बताया कि मेरी आंखों के सामने अभी अभी एक बच्चे का किडनैप हुआ है। और कुछ देर बाद यही सेम कॉल होशियारपुर के एक सब इंस्पेक्टर और CIA स्टाफ मेंबर जीवन कुमार को भी आता है। इस जानकारी के बेस पर वो करीब 9:30-10 बजे के आसपास उस जगह पहुंच जाते हैं। उस दुकानदार और लोकल लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद अभी वर्मा के पिता रवि, जो कि अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तभी उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाने के बाद रवि ने जो सुना उसके तो होश ही उड़ गए। ये कॉल फिरौती के लिए की गई थी। किडनैपर ने उसके बेटे को छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड की। पहले तो रवि ने सोचा शायद कोई उसको बेवकूफ बना रहा है। तभी रवि किडनैपर से बोला कि पहले उसकी बात अभी से करवाओ। फिर किडनैपर उसकी बात बिना सुने फोन कट कर देता है। ये फोन कॉल आने के बाद रवि थोड़ा सहम तो गया था। फिर उसने सोचा सुबह उसका बेटा उसकी आंखों के सामने तो स्कूल गया था, पर फिर भी ये बात पुष्टि करने के लिए जब रवि अपने बेटे के स्कूल डीएवी में जाता है तो उसको वहां से पता चलता है कि उसका बेटा आज स्कूल में तो आया ही नहीं। ये बात सुनने के बाद रवि का शक यकीन में बदल गया। इसके बाद रवि तुरंत एक्शन में आता है और वो पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस रवि वर्मा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और उसे एक हिदायत देती है कि वो जल्द से जल्द कहीं से एक टेप रिकॉर्डर वाला फोन अरेंज कर ले, ताकि अगर फिर से किडनैपर की कॉल आती है तो वो उनकी आवाज को रिकॉर्ड कर सके। इसके कुछ देर बाद ही रवि टेप रिकॉर्डर वाले फोन का इंतजाम कर देता है और अपने दुकान के फोन से कनेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो किडनैपर की कॉल का इंतजार करने लगता है। फिर शाम के करीब 4 बजे रवि को एक कॉल आती है। इस बार ये कॉल लैंडलाइन पे ना होके उसके सेल फोन पे आती है। कॉल उठाने के बाद सामने से आवाज आती है कि हमें पता है तुमने लैंडलाइन नंबर को टेप रिकॉर्डर के साथ कनेक्ट कर रखा है। इसके बाद वो किडनैपर रवि को चेतावनी देता है कि आगे से उसके साथ कोई चालाकी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब शाम के 6 बज चुके थे। लगभग पूरे शहर में इस किडनैपिंग के बारे में पता चल चुका था। इसी के बीच होशियारपुर के SSP लोकनाथ भी रवि वर्मा के घर आकर वहां की स्थिति का जायजा लेने लगते हैं। फिर करीब 1 घंटे बाद किडनैपर की कॉल रवि वर्मा के उसी सेल फोन पे आती है, पर इस बार रवि उसका फोन उठाने की बजाय अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है ताकि किडनैपर के पास कोई चारा ना हो और उसे लैंडलाइन नंबर पे ही फोन करना पड़े। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। किडनैपर फिर से फोन करता है, पर इस बार कॉल लैंडलाइन पे थी। फोन उठाने के बाद उसका सबसे पहले ये सवाल था कि उसका फोन कट क्यों किया। इसके बाद रवि जवाब देता है कि वो इतनी टेंशन में फोन को चार्ज लगाना भूल गया और इसीलिए फोन चार्ज ना होने की वजह से फोन कट हो गया। किडनैपर उससे पूछता है कि SSP उसके घर क्या करने आया था। किडनैपर को SSP के बारे में पता चलने के बाद रवि के मन में बहुत सवाल आने लगे। आखिर कैसे किडनैपर को पहले टेप रिकॉर्डर और फिर SSP के बारे में पता चला। इस सब के बीच किडनैपर उसको फिर से चेतावनी देता है कि अगर पुलिस की इस केस में जरा सी भी इन्वॉल्वमेंट रही तो उसके बेटे के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस वो टेप ले जाती है जिसमें किडनैपर की आवाज रिकॉर्ड हुई होती है और फिर बाद में उस टेप को फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है। एक कॉल के करीब 1 घंटे के बाद किडनैपर का फिर से रवि के पास कॉल आता है और ये लास्ट कॉल थी जो रवि को किडनैपर के द्वारा की गई थी। इस कॉल में उन्होंने रवि से फिर से पैसों की डिमांड की थी। इसके बाद 14 फरवरी को देर रात को पुलिस को उनके ही एक सोर्स से अभी वर्मा की लोकेशन का पता चलता है। साथ ही साथ पुलिस ने उस नंबर को भी ट्रेस कर लिया था जिससे रवि वर्मा को कॉल आ रहा था। ये नंबर किसी जसवीर सिंह के नाम पर रजिस्टर था। ये वही बंदा होता है जो किडनैपिंग के 2-3 बार रवि वर्मा के घर आ चुका था। इसके बाद पुलिस इस इंफॉर्मेशन के बेस पे होशियारपुर के ही एक मिलाप नगर में मौजूद एक घर पे रेड मारती है। ये घर किसी दर्शन कौर के नाम पे रजिस्टर था। वो खुद विदेश में रहती थी। वो पुलिस उस घर के अंदर जाती है तो उन्हें सामने ही जसवीर सिंह और उसका खास दोस्त विक्रम सिंह मिलता है। इसके बाद पुलिस जल्दी से इन दोनों को पकड़ती है
साथ ही इस घर से उन्हें एक औरत भी मिलती है जो कि जसवीर सिंह की वाइफ होती है और वो कुछ सामान को आग लगा रही होती है। फिर पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है और साथ में पुलिस उस सामान को भी इकट्ठा कर लेती है जिसमें वो आग लगा रही थी। साथ ही पुलिस को उस घर से स्कूल बैग, बेल्ट, कड़ा और कुछ इंजेक्शन मिलते हैं और बाद में पता चलता है जो जसवीर सिंह की वाइफ थी वो अभी वर्मा की स्कूल टीचर थी। जसवीर सिंह और उसकी वाइफ सोनिया के रवि वर्मा के साथ अच्छे रिलेशन थे। इस वजह से उनका रवि वर्मा के घर आना जाना लगा रहता था। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये भी पता चलता है कि जसवीर, विक्रम और सोनिया एक प्रॉपर्टी बिजनेस में पार्टनर होते हैं और उस टाइम उनका बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा था जिस वजह से उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत थी। इसी वजह से उन्होंने अभी वर्मा को किडनैप करने की प्लानिंग करी और फिर स्कूल जाते समय उन्होंने उसे किडनैप कर लिया। उस घर से जहां पर पुलिस ने रेड मारी थी वहां से पुलिस को अभी वर्मा का कुछ सामान मिला, लेकिन उन्हें अभी वर्मा वहां कहीं नहीं मिला। इसके बाद पुलिस जब उनसे अभी वर्मा के बारे में पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि जब वो अभी वर्मा को किडनैप करके घर पे लेकर आए थे, इसके बाद उन्होंने अभी वर्मा को बेहोश करने के लिए 2 इंजेक्शन लगाए थे जिसकी डोज इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में अभी वर्मा की मौत हो जाती है। और फिर ये तीनों अभी वर्मा की बॉडी को कपूरथला के पास में पड़ते एक गांव में दौलतपुर के खेतों में उसकी बॉडी फेंक आते हैं और जो सभी फोन कॉल्स किडनैपर के द्वारा की गई थी वो सभी कॉल अभी वर्मा के मौत के बाद की गई थी। इसके बाद पुलिस जब उनके बताई हुई लोकेशन में पहुंचती है तो वहां से पुलिस को अभी वर्मा की लाश एक बेडशीट पे लिपटी हुई मिलती है। बॉडी मिलने के बाद पुलिस अब उस गाड़ी को भी ढूंढने लगती है जिसे किडनैपिंग के लिए यूज किया गया था। थोड़ी देर छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि वो गाड़ी किसी नरेश कुमार के नाम पे रजिस्टर थी। जब गाड़ी के मालिक से पूछताछ करी गई तो उसने बताया कि विक्रम सिंह सुबह 7:30 बजे के आसपास 2-3 घंटे के लिए मेरी गाड़ी लेकर गया था और ये पहली बार नहीं था कि विक्रम सिंह नरेश कुमार की पहली बार गाड़ी लेकर गया हो। इसी के कारण पुलिस को नरेश का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा। इसके बाद पुलिस उस बॉडी का पोस्टमार्टम उसी दिन 2:30 बजे करवा देती है। इसके बाद साफ पता चल जाता है कि अभी वर्मा की मौत दवाई के ओवरडोज की वजह से हुई थी। अब पुलिस ये जांच कर रही थी उनको ये दवाई और ये इंजेक्शन कहां से मिले। तभी पुलिस को आनंद कुमार नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया जाता है कि इन तीनों ने क्लोरोफॉर्म की 500 ml की बोतल उसकी शॉप से ये कहकर खरीदी थी कि उन्हें उनके बच्चों के किसी लैब प्रोजेक्ट के लिए चाहिए और वो इंजेक्शन उन्होंने किसी भानु अग्रवाल नाम के शख्स से लिए थे। उससे इन्होंने ये इंजेक्शन किसी वेटनरी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बेस पे लिए थे। इसके बाद विक्रम सिंह, जसवीर सिंह और सोनिया के ऊपर मुकदमे चलाए जाते हैं और 21 दिसंबर 2006 को ट्रायल कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इन तीनों को दोषी मानकर इन तीनों को मौत की सजा सुनाती है। इसके बाद 2008 में हाई कोर्ट का इस केस में एक फैसला आता है जिसमें सोनिया की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है पर विक्रम और जसवीर की सजा बरकरार रहती है। इसके बाद जसवीर और विक्रम एक के बाद एक अपील फाइल करते हैं पर कोर्ट हर बार इनकी अपील को रिजेक्ट कर देती है। साल 2016 में होशियारपुर के सेशन कोर्ट की तरफ से इनके डेथ वारंट जारी कर दिया जाता है और 25 अक्टूबर 2016 दिन फाइनल भी कर दिया जाता है पर 25 अक्टूबर के 7 दिन पहले ही इनकी डेथ वारंट पे स्टे लग जाती है। अब साल 2025 भी खत्म होने को है, अभी तक इनके केस में कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। इस इंसिडेंट को करीब 20 साल हो गए, अभी तक अभी वर्मा को इंसाफ नहीं मिला।